नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। दिल्ली से है ये खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव होगा और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। और खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सितंबर में वोटिंग होगी। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख चूंकि बताई जा रही है। इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना चूंकि जारी की है और ये जो उपचुनाव होने हैं 9 सितंबर की तारीख होगी जब उपचुनाव कराए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, उपचुनाव की तारीख की जो घोषणा है, अधिसूचना है, वो जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को चुनाव होंगे, उपचुनाव ये, और साथ ही साथ जो नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है, अगस्त आखिरी बताया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव कराने की तैयारी कर दी है। और चुनाव की तैयारियों के बीच में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा भी की गई है और जिसके लिए 9 सितंबर जो तारीख सुनिश्चित की गई है, इसके 9 सितंबर को वोटिंग होगी। हालांकि नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त रखी गई है। और जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा में 233 सांसद और 12 राज्यसभा के जो नामित सांसद होते हैं और 543 लोकसभा के सांसद हैं, ये सब मतदान करेंगे। फिलहाल 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त को नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख होगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 25 अगस्त को नामांकन वापस लिए जाने का समय दिया गया है। और वहीं एक से ज्यादा उम्मीदवार अगर होते हैं तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बन जाती है किसी एक नाम के चुनाव पर, तो फिर वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कैंडिडेट जो उपराष्ट्रपति के लिए नाम आएगा उस पर सहमति नहीं बनती, सत्ता पक्ष अपना कैंडिडेट उतारता है और विपक्ष अपना एक संयुक्त कैंडिडेट उतारता है, तो दोनों के बीच चुनाव होगा। चुनाव के लिए 9 सितंबर का समय रखा गया। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष फिलहाल पिछली बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक राय बनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन एक राय नहीं हो पाई थी। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट घोषित किए गए थे और चुनावी प्रक्रिया भी हुई थी और वोटिंग भी हुई थी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष अलग अलग कैंडिडेट उतारते हैं तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी। और अब देखना होगा कि वोटिंग में कौन बाजी मारता है, उपराष्ट्रपति किसके कोटे में जाती है। बिल्कुल अखिलेश, ये देखने 9 सितंबर की वो तारीख होगी जब ये तय होगा कि आखिर कौन वो प्रत्याशी, कौन वो उम्मीदवार होगा जो उपराष्ट्रपति के लिए दावेदार होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आपको ये बड़ी खबर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को और 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। आगरा में सरकारी दवाइयां बनी कबाड़। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दवाइयों का ढेर लगा हुआ है। सड़क पर बिखरी गोलियां और ड्रॉप। 2026 तक वैलिड दवाइयां फेंकी गई और कचरे में सेहत की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ा सवाल है कि सेहत की जिम्मेदारी, सरकारी दवा का ऐसा अपमान जो कि किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। खैरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही उजागर हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। तो भारी मात्रा में ये दवाइयां बरामद की गई हैं। सोशल मीडिया पर ये
वीडियो भी वायरल हो रहा है। खैरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा में सरकारी दवाइयां कबाड़ बनती नजर आई हैं। अजेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये जो दवाइयां हैं ये सरकारी दवाइयां बताई जा रही हैं और ये आगरा के खैरागढ़ के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके बाहर ये पड़ी दवाइयां हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसका हड़कंप मच गया और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, दवाइयां सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से दवाइयां मुहैया कराई जा रही है, लेकिन गरीब जनता को मिलने की बजाय उनकी जगह कचरे में दवाइयां फेंक दी जा रही हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर ये होता है कि जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पर तैनात जो डॉक्टर हैं, जो अफसर हैं, या जिले में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो अपने काम के प्रति कितने यहाँ सजग दिखाई दे रहे हैं। ये कूड़े के ढेर में बड़ी दवाइयां और इंजेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2024 में दिखाई जा रही है और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2026 की है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग यहाँ किया जा रहा है, जो सरकार की ओर से दवाइयां दी गई हैं और लेकिन यहाँ मरीजों को न देकर कूड़े के ढेर में ये दवाइयां फेंकी गई। फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है। जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले वक्त में पता। अजेंद्र, जिस तरह से दवाइयां एक्सपायरी डेट 2026 है, तो ऐसे में बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि अभी इनकी एक्सपायरी डेट भी नहीं निकली थी और भारी तादाद में ये दवाइयां और ड्रॉप यहां पर बरामद की गई हैं। तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्या की गई है? क्या आसपास कोई सीएससी जहां से ये दवाइयां आई हों, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए, कार्रवाई की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे की हमने तमाम एक दशक से खबर दिखाते चले आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति जरूर की जाती है, लेकिन ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि जो दवाइयां मरीजों के लिए आई हैं वो आखिर कूड़े में किस तरह से आई। तो अभी अधिकारी इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। जांच के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जांच पूरी होने के बाद ही कहा जाएगा। क्या अभी स्वास्थ्य केंद्र के आसपास का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां से कोई पूछताछ की गई है? कहां से आई इतनी भारी मात्रा में ये दवाइयां? देखिए, ये जो वीडियो है ये ग्रामीणों ने वीडियो वायरल करा। जब इस मामले में जानकारी ली गई तो अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र के सामने कैसे पड़ी हुई हैं, कचरे में किस तरह से आई हैं। ये पूरा एक जांच का विषय बताया है। उन्होंने बताया कि एक जांच का विषय है, इसकी जांच करने के बाद ही हम मीडिया को आप पूरी जानकारी दे देंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अजेंद्र। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भारी तादाद में दवाइयां बरामद की गई, जांच का विषय है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल सवाल यही है कि इतनी भारी मात्रा में दवाइयां कहां से आईं और इनकी अभी एक्सपायरी डेट भी नहीं निकली थी। तो ऐसे में दवाइयों को इस कदर कूड़े के ढेर में क्यों फेंका गया? कौशाम्बी से खबर आ रही है, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी। देसी तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मंदिर का घंटा भी बरामद किया गया। वही 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में बताए जा रहे हैं। बरेठी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो देसी जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आज दिनांक अगस्त 2025 को रात्रि करीब 2:30 बजे जब चौकी प्रभारी लौदौर थाना पिपरी रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी उनको मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुर्गापुर में भैरव बाबा मंदिर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनके द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है और ये पूर्व में भी मंदिर से घंटे काटकर चोरी करके ले गए थे। तत्काल चौकी प्रभारी लौदौर मौके पर पहुंचे और जब वो वहां पहुंचे मौके पर, तो जो दोनों बदमाश हैं उनके द्वारा चौकी प्रभारी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और वहां से भाग गए। उक्त सूचना चौकी प्रभारी द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को दी गई थी, जिनके द्वारा पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ उन बदमाशों को पीछा किया गया। जो बूंदा बरेठी मार्ग पर उनको घेरने का प्रयास किया गया तो वो दोनों मोटरसाइकिल सवार फिसलकर गिर पड़े और बेर की बाग में भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। और कानपुर से खबर, कानपुर से बता देते हैं, बिल्हौर में पीडीए पाठशाला पर बवाल मचा है और सपा नेत्री रचना सिंह गौतम पर एफआईआर हुई है। बिना अनुमति पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप
एसडीएम बीएसए की जांच के बाद कार्रवाई और अफवाह फैलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही के बाद अब कानपुर में विवाद। तो पीडीए की पाठशाला चलाने पर ये कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ एसडीएम बीएसए की जांच के बाद ये कार्रवाई। तो बिना अनुमति पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप है। के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? हमें लड़ना पड़ेगा। स्कूल मत छीनो, हमारा स्कूल चालू करो, हमारा स्कूल चालू। जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, क्या एक साथ खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। क्या एक साथ एक आवाज बनकर सारिका गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका, लगातार देखा जा रहा है एक के बाद एक पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है। अब कानपुर के बिल्हौर से भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर रचना सिंह पीडीए की पाठशाला चलाती नजर आई हैं और हालांकि इस पर कार्रवाई भी की गई है एसडीएम और बीएसए की ओर से। बिल्कुल, मैं बता दूं, सबसे पहले भदोही से ये मामला सामने आया था और उसके बाद अब कानपुर के बिल्हौर से ये मामला सामने आया है, जहां पर सपा नेत्री रचना सिंह गौतम जो है वो जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के उनको बैठाल कर ये अपनी पीडीए की पाठशाला चला रही हैं। उनको पोयम सिखा रही हैं, एबीसीडी सिखा रही हैं, छोटा बड़ा पढ़ा रही हैं। और उसके साथ साथ जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो यहाँ कानपुर में एसडीएम और बीएसए की ने इस पर टीम बनाकर काम किया है, जांच करी गई है और आईटी एक्ट के तहत धारा 166 के तहत जो है इस पर कार्रवाई करी गई है। कहा गया है कि धाराओं के अफवाह फैलाने पर ये धारा लगाई गई है और कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर चुकी है और अभी जिस तरीके से जांच चल रही है उस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन इस पर सख्त है और बिना अनुमति के बच्चों को राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, जिसके बाद इस प्रयोग को लेकर ये जो राजनीति इस्तेमाल है इसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा प्रशासन द्वारा। तो उस पर अब जो है ना कार्रवाई बिल्कुल सारिका, चूंकि ये कार्रवाई भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कानपुर के बिल्हौर से ये तस्वीर जहां पर पीडीए की पाठशाला चलाने पर रचना सिंह पर कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ से खबर आ रही है, दिव्यांग का अनोखा प्रदर्शन, अनोखा विरोध देखा गया। दस्तावेजों की माला पहन करके पहुंचा दफ्तर। दिव्यांग को लगवा रहे सालों से चक्कर, 5 सालों से पेंशन योजना के लिए परेशान दिव्यांग। टप्पल विकास खंड का है मामला। तो 5 सालों से पेंशन योजना के लिए दिव्यांग को परेशान किया जा रहा है। साथ ही दफ्तरों का जो चक्कर है वो लगवाया जा रहा है। दस्तावेजों की माला पहन करके पहुंचा सरकारी दफ्तर दिव्यांग और सालों से चक्कर लगाने के चलते परेशान होकर के दस्तावेजों की माला पहनकर निकला दिव्यांग। कल कुंजों के जी वहाँ जाओ, कुंजों के वहाँ जाओ, कल कुंजों के वहाँ जाओ। अब मैं विकलांग आदमी तो कहाँ जाऊँगा? पेंशन ऑनलाइन कर दीजिए जब बिना पेंशन। इधर देखिए सामने, फिर क्या हुआ? आप यहाँ पर कितनी बार आए विकास खंड में? कब से चक्कर मार रहे हैं? मुझे कम 4-5 साल। अच्छा, तो कोई नहीं सुनवाई कर रहा आपकी? कोई सुनाई ना करे जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? पेंशन मिल जाए और कुछ बेत मिल जाए धन, तो जो मैं चला। परेशान होकर के खुद ही दस्तावेजों की माला बनाई और पहन ली और पहुंच गया
दिव्यांग दफ्तर 5 सालों से पेंशन के लिए परेशान था दिव्यांग। टप्पल विकासखंड का ये मामला बताया जा रहा है। तो दस्तावेजों की माला पहनकर दिव्यांग पहुंचा दफ्तर और परेशानी अपनी व्यक्त की है कि सालों से चक्कर लगा रहा हूं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम विष्णु देसाई की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। संसद भवन में सीएम साई और पीएम मोदी की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, विकास के प्राथमिकताओं की जानकारी साझा की है। विष्णु देव साई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जन कल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी साझा की है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। जन कल्याणकारी जो प्रमुख विषय हैं उन मुद्दों पर भी बातचीत की, चर्चा की और जो विचार हैं वो भी साझा किए हैं। 1 नवंबर 2025 को लेकर के भी बात की। महोत्सव में सीएम साई ने पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से एक खबर, सीएम विष्णु देव साई की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। संसद भवन में सीएम साई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। विकास की प्राथमिकताओं की जो जानकारी है उसको भी साझा किया गया। साथ ही जन कल्याण से जुड़े जितने भी विषय हैं, प्रमुख विषय, उन विषयों पर भी चर्चा की गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विष्णु देव साई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अमृत रजत महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है नवंबर में, जिसको लेकर के आमंत्रित किया है बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णुदेव साई ने। रायबरेली से खबर बताने जा रहे हैं। निजी बस संचालक के बीच सड़क पर दबंगई देखी गई। साहिल बस सर्विस के संचालक की दबंगई का वीडियो वायरल। मैजिक चालक से बीच सड़क पर कार्रवाई, उठक बैठक भी करवाई है। साथ ही साथ मैजिक चालक से भी मारपीट की। घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवारी बैठाने को लेकर के विवाद हुआ था। नाराज बस संचालक ने बीच सड़क पर ही मारपीट करनी शुरू कर दी। तो मैजिक चालक से कान पकड़वा करके उठक बैठक करवाई है। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। और कौशाम्बी से खबर बताने जा रहे हैं आपको। इस वक्त की खबर, कलयुगी बेटे बहू ने मां को घर से निकाला है। कौशाम्बी से ये खबर बता रहे हैं। बुजुर्ग मां को पीटकर जान से मारने की धमकी दी। तो अपमानित मां ने वृद्धाश्रम में शरण ली है। कौशाम्बी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बुजुर्ग मां की। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लिया। बेटे बहू ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। संदीपन घाट थाना को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। भरण पोषण अधिनियम 2007 में केस दर्ज किया गया है। तो मां बेटे के रिश्ते पर एक शर्मनाक जो धब्बा है वो लगा है। और लोहरा गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से। तो कलयुगी बेटे और बहू ने मां को घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग मां को पीटकर धमकी दी है मां जान से मारने की। और परेशान मां वृद्धा आश्रम की शरण लेने को मजबूर हो गए। भरण पोषण अधिनियम 2007 में केस दर्ज हुआ है। हरदोई से आ रही है खबर, बता देते हैं हरदोई से आपको
डीजल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई से आपको एक खबर बता रहे हैं, कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया था। तो कार और रोडवेज बस से डीजल चोरी करता था आरोपी और पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बर्जर पेंट कंपनी भी निशाने पर। कन्नौज निवासी धर्मपाल को पकड़ा गया है और संडीला पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। बलरामपुर से खबर, फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ है। फर्जी पट्टा बांटने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है। फर्जी वन अधिकारी का बांटे पट्टा, वन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। साजिशकर्ता कुंदर रजक उड़ीसा जेल में बंद है और मामले की जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। फर्जी पट्टा बांटने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर से खबर, फर्जी वन अधिकारी का पट्टा बांधता था। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई की गई है। थाना चलगली अंतर ग्राम अमरावतीपुर मुर्गा से सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ लोग वन अधिकार पट्टा एवं फर्जी ऋण पुस्तिका बना रहे हैं। इस सूचना के तस्दीक हेतु वन विभाग एवं पुलिस विभाग के स्टाफ के द्वारा मौके पर तस्दीक किया गया। तस्दीक के दौरान 2 परिवारों से 29 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है और जिसमें 4 आरोपी शामिल हैं, जिसमें अविनाश दुबे, विपिन कुजूर और सुरेंद्र एवं और कुंदर कुमार रजक। जो कुंदर कुमार रजक अभी उड़ीसा के एनडीपीएस के मामले में कहीं जेल में बंद है। 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं। प्रथम दृष्टया फर्जीवाड़ा मामला पाए जाने से चलगली में अपराध पंजीबद्ध है। मामला में विवेचना जारी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।